साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी खेती में, हमारी बागवानी में सबसे महंगे एक कृषि निवेश की, जो जिसको कहते हैं उर्वरक। उर्वरक हमारा सबसे महंगा कृषि निवेश है और इस पे सरकार भी बहुत ज़्यादा अनुदान देती है। अब इनमें हमारी जो पौधे हैं उनको 3 प्राथमिक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास। तो नाइट्रोजन की हम पूर्ति करते हैं यूरिया से, और फास्फोरस की करते हैं डीएपी से, डाई अमोनियम फास्फेट से, और पोटास की जो हमारी पोटेशियम उर्वरक है उनसे पूर्ति करते हैं। तो इन उर्वरकों को संतुलित मात्रा में हमें डालना चाहिए। तो इसके लिए सरकार भी यही चाह रही है कि हम इन्हें संतुलित मात्रा में डालें, क्योंकि महंगे होने की वजह से किसान इनको संतुलित मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो सरकार को इनको सस्ता करने के लिए इन पर अनुदान देना पड़ता है। अब यूरिया पे लगभग 80% तक अनुदान सरकार देती है, और इसी तरह हमारा जो जैसे डीएपी है 65% तक अनुदान गवर्नमेंट दे रही है। पोटास है उस पर 55% दे रही है गवर्नमेंट, अनुदान दे रही है। तो ये अनुदान बहुत ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, और इसको हम अगर गलत इस्तेमाल करें तो वो सही नहीं होता। तो हमें, जब हम ये अपने उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक जो वैज्ञानिक चीज़ फसल के लिए जो संस्तुति कर रहे हैं वही हम इस्तेमाल करें, उतनी ही मात्रा में करें। दूसरा, मिट्टी की जांच के आधार पर करें। तीसरा, जब हम उर्वरक लेने जा रहे हैं तो किसी भी ऐसी विक्रेता से उर्वरक ना लें। सरकार का कहना ये है कि जो हम ये अनुदान दे रहे हैं वो किसान को दे रहे हैं, ना कि किसी अन्य व्यापारिक व्यवस्था को या व्यापारिक संस्था को दे रहे हैं। तो होता क्या है, यूरिया का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। प्लाईवुड में होता है, जो हमारी मेजें फर्नीचर बनता है, इसमें चमक लाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन वो उसमें ये यूरिया नहीं है, ये जो किसानों को दिया जाता है वो व्यापारिक कॉमर्शियल यूरिया अलग होता है, तो उस पर अनुदान नहीं देते। तो सरकार ये जो हमारा किसान को अनुदान होता है उस यूरिया का इस्तेमाल आप व्यापारिक उसमें नहीं कर सकते। केवल खेती बाड़ी में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो जमीन में हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं, केवल अनुदान उसके लिए। तो सरकार को एक बोरा भी अगर फैक्ट्री से चला तो वो किस किसान पे पहुंचा, इसका हिसाब चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने हर जो पंजीकृत हमारी उर्वरक विक्रेता हैं उनके यहाँ पीओएस मशीन है, पोस मशीन जिसको कहते हैं, वो रख दिए। जैसे ही किसान भाई अंगूठा लगाते हैं तो उसका पूरा डिटेल उसमें आ जाता है, तो किसान को वो रोकने लग जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना, पंजीकृत उर्वरक विक्रेता से हमें यूरिया लेना है, खाद लेनी है, उर्वरक लेना है। दूसरा, पीओएस मशीन पर अंगूठा लगा के लिए अपना आधार कार्ड उसको दे नंबर, जिससे कि अनुदान सही जगह पे जाए। इसके अलावा अब इसके बावजूद अगर आप कहीं से ले आते हो उर्वरक, तो उसको आप कैसे समझोगे कि ये उर्वरक जो मैं लाया हूँ ये सही है या गलत है? तो एक वैसे तो देखो लैब से टेस्ट करके ही पता लगता है, और ये काम हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। कटिबद्ध है वो किसानों को सही मात्रा में, सही समय पर, सही उपलब्धता उर्वरकों की कराने के लिए। सारे अधिकारी जो इससे संबंधित हैं, उर्वरक निरीक्षक हैं, वो लगे रहते हैं। लेकिन एक अंदाज, जैसे हम दूध में करते हैं ना, उंगली डाल के दूध डालते हैं कि हाँ दूध हमारा प्योर है कि नहीं, कपड़े को जब लेने जाते हैं तो रगड़ के देखते हैं अच्छा कपड़ा है कि नहीं, ऐसी एक उर्वरक में आप कर सकते हैं पहचान मोटी मोटी। बाकी तो लैब से ही पता लगता है वास्तविकता। तो जैसे मान लीजिए यूरिया जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से बनता है। नाइट्रोजन कहीं से नहीं आती, आसमान से ही लेते हैं वो। अब यूरिया की फैक्ट्री में टावर लगा रहता है, उससे हम गिराते हैं इसको, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको हम लेते हैं। जितनी टावर से ऊपर से गिरता है उतना ही मोटा यूरिया का दाना बनता है। तो यूरिया के दाने जब बनते हैं तो वो बिल्कुल एक समान बनते हैं। देखिए मैं ये एक यूरिया ले रहा हूँ, आपके सामने यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये तो ये यूरिया एक समान दाने होते हैं, एक आकार, एक समान, एक रूप, प्रकार, सब इन दानों का यूरिया का एक समान होना चाहिए। दूसरा, यूरिया में बहुत ज़्यादा
मिलावट की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि नमक मिलाओगे तो पिघलना शुरू हो जाता है, इसके जैसे नमक ही होता हो, और कोई चीज़ मिलाओगे तो वो महंगी होती है इससे। तो इसमें बस इसका व्यापारिक यूज में इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं। तो इसमें यही है कि एक समान हो हमारे यूरिया का। दूसरा, अगर इसको किसी जरा सा, जैसे ये हमारा यूरिया हमने लिया, मान लीजिए मैंने 1 चम्मच यूरिया ले ली और मैं इस किसी बर्तन में लेता हूँ, मैंने इस गिलास में यूरिया डाल दिया, तो इस गिलास में अगर हम पानी डालेंगे, मैंने गिलास में यूरिया डाल के इसमें पानी ले लिया, तो एक तो ये है, अगर आप जरा सा वैसी किसी बर्तन में, किसी चम्मच में ही, मान लीजिए चम्मच में है और मैंने इसमें चम्मच में हल्का पानी ले लिया, तो इसको, क्योंकि यूरिया इसमें बहुत जल्दी से अपना घुल भी जाता है, तो इसको अगर छुएंगे तो चम्मच एकदम जहाँ पे यूरिया है एकदम शीतल महसूस होगी। तो पहला तो एक समान, एक रूप, आकार, प्रकार सब यूरिया का एक समान होना चाहिए। दूसरा, पानी में घोल के अगर देखें तो वो हिस्सा चम्मच का जहाँ पे यूरिया है इस पानी में, वो एकदम शीतल महसूस होगा। तीसरा, जो यूरिया में हम इसको, यूरिया को अगर इसमें घोलेंगे तो ये घुल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी सरकार ने क्या किया, पहले यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था इंडस्ट्री में, तो उन्होंने नीम कोटेड जेल कर दिया, हर यूरिया के दाने पे यूरिया की परत, उसकी नीम के तेल की परत चढ़ा दी, तो जिससे दूध में भी इस्तेमाल कर लेते थे, सुनते थे गाँव में दूध में इस्तेमाल कर लेते हैं यूरिया को, तो अब उसमें नीम का तेल भी मिला हुआ, तो बचाने के लिए। तो उससे क्या हुआ, 2-3 बचत हो गई हमारी। एक तो ये कम लगने लगा, क्योंकि पहले यूरिया बहुत जल्दी चलता था, यूरिया दाएं भी चलता है, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब तरफ चलता है, तो उसका ह्रास ज़्यादा होता था। उसमें 25-30% ही जो फसल होती थी उसको इस्तेमाल होता है, बाकी तो ये कुछ जमीन में नीचे चला जाता था, कुछ हमारी नदी नालों में बह के चला जाता था, दाएं बाएं कुछ उड़ जाता। तो उसके लिए नीम कोटिंग यूरिया की कर दिया, तो उससे 5-10% कम लगता है, क्योंकि नीम ऑयल है तो आप जानते ही हो, कीड़े मकोड़े, हमारी फंगस वगैरह के लिए ये जमीन में उसकी रोकथाम भी करता है। तो यूरिया को हमने इसमें, दूसरा मैंने बताया, इसको घोल लीजिए। तीसरा एक इसमें जो मैंने बताया, तीसरा एक इसका तरीका ये है कि आपने, मान लीजिए तवा है घर, तो कुछ दाने यूरिया के लेके आप तवे पे डाल लिए, तवे पे वो एकदम जो आपके पिघल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ करके कि मैंने कुछ दाने चम्मच में ले लिए और ये मैं एक मोमबत्ती ले रहा हूँ, लाइव आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। इसको हम गर्म करते हैं, इसको चम्मच को जब इसको हम गर्म करेंगे, तो ऐसे गर्म करके जब आप देखोगे ना, किसी लोहे की पट्टी पे, किसी भी चीज़ पे, तवे पे, अगर इसको गर्म करके देखेंगे तो ये यूरिया पिघल जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल पानी की तरह हो जाना चाहिए। और वैसे तो ये कहा जाता है कि इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, तो बचेगा क्या, या तो क्योंकि नीम की कोटिंग हम करने लगे, अब नीम ऑयल का वो अंश बच सकता है। दूसरा, क्योंकि यूरिया 46% होता है और उसमें 1.5% के करीब बायोरेट मिला जाता है। 1.5% जो बायोरेट है ना, वो हार्ड मेटल होता है, वो पिघलता नहीं है। अगर बचेगा तो वही बचेगा सफ़ेद सा आपको। अगर ये तो यूरिया जो है पानी हो जाएगा, आप देख रहे हैं आप इसको कि ये बिल्कुल पानी हो गया, ये देखिए ये बिल्कुल पानी हो गया। अब इसको गर्म करते जाएंगे तो ये उड़ जाएगा, अगर हम इसको गर्म करते रहेंगे तो ये यूरिया का घोल जो है, जैसे कि देखिए बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, तो ये ऐसे ही अगर इसको हम करके देखें तो इसके ये शुद्ध होने की पहचान है। मैंने बताया ना कि वैसे तो सरकार हमारी कटिबद्ध है आपको सही दर पे, सही समय पर, सही उच्च गुणवत्ता के उर्वरक मिले, लेकिन कुछ असामाजिक शरारती तत्व होते हैं जो
ऐसी कुछ दिक्कतें कर देते हैं कि कुछ उसमें मिला देंगे, कूड़ा करकट मिला देंगे, छानस वानस उसमें मिला देंगे, कोई ऐसी चीज़ मिला देंगे जो यूरिया में मिलावट का कारण बनती है। तो ये अगर हम ऐसे इसको टेस्ट करके देख लेंगे कि ये इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए, देखिए कितनी तेज़ी से ये उड़ जाता है, ये बहुत तेज़ी से उड़ता है अमोनिया बन के, और इसमें अमोनिया की गंध आती है। आप जब जैसे टेस्ट कर रहे हैं इसमें खूब गंध आएगी। तो यूरिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा टेस्टिंग का तीसरा तरीका। पहले तो आपने देख लिया कि हाँ समान दाने आकार प्रकार उनका सबका एक समान होना चाहिए। दूसरा इसमें जो हमने देखा वो शीतल हो जाता है, किसी भी उस पर लेके बर्तन में, गिलास में, चम्मच में, किसी में भी पानी में डाल के देखेंगे तो बहुत शीतल महसूस होगा। और तीसरा हम इसका परीक्षण यही कर लेंगे कि हम इसको एक चम्मच में या तवे पे या किसी गर्म चीज़ पर रख के हम इसे देखें तो ये पिघल जाना चाहिए, कुछ इसमें बचना नहीं चाहिए। कुछ बचेगा तो वही मिलावटी कंकड़ पत्थर होंगे जो कहीं से भी उस तरह के मिला के बना के कुछ डालने की प्रयास किया होगा। और बाकी इसमें अगर जैसे मैंने बताया कि इसमें फिलर के रूप में करीब 1.5% के करीब बायोरेट होता है, वो बायोरेट बच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए अभी ये उड़ता जा रहा है और नीचे जो है इसमें चम्मच में अब यूरिया पूरा उड़ गया और हमारे पास क्या बचा, ये बायोरेट जरा सा हल्का सा नीचे लगाया जाता है, यही बायोरेट है, यही बचता है और कुछ यूरिया में नहीं बचता है। ये सब कुछ उसका उड़ जाता है, जो पहले पानी बनता है, पानी बन के वो उड़ जाता है और इसमें बचता है केवल बायोरेट। ये बायोरेट अगर हम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में और लगातार किसी फसल में इस्तेमाल करते जाए तो बायोरेट भी एक हार्ड मेटल है और वो जमा होता रहता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूरिया में जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करिए। तो साथियों, आज मैंने बताया एक उर्वरक यूरिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नत्रजनिक उर्वरक है, नाइट्रोजनिक उर्वरक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधों की ज़रूरत होती है। जैसे एक अनुपात होता है ना, मोटा मोटा वैसे मिट्टी की जांच में पता चलता है, मोटा मोटा 4:2:1, नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2, पोटास 1, इस रेशो में एक ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये पोटास का 4 गुना एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट का कई गुना इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको उर्वरक को हमें बहुत सही संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना है। ज़्यादा डालने से हमारी फसल जल सकती है, ज़्यादा घोल बना दे तो जितनी संस्तुति है उतना ही डालना है, मिट्टी की जांच के आधार पर डालना। तो आज एक उर्वरक का ये परीक्षण का तरीका वैसे तो लैब में पता लगता है, अगर आपको शंका होती है तो अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी को बताइए कि साहब मुझे उर्वरक पर शंका है, मैंने ये परीक्षण करके देखे, तो वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो इसके बाद बाकी उर्वरकों के हम परीक्षण का तरीका अगली अपनी वीडियो में देंगे। तो देखते रहिए साथियों, मेरे नमस्कार, देखते रहिए वीडियो को, अच्छी अच्छी इसी तरह वीडियो मिलती रहे। तो जरा सब्सक्राइब अगर नहीं किया मेरे चैनल को कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।